Hello students, welcome on Biology Village. And guys, this is second lecture of 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हम करा रहे हैं उसमें दिस इज सेकंड लेक्चर और इसमें हम आज बात करेंगे सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे गाइज बट कुछ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा होगा जो म्यूटेशंस और वेरिएशन और इसमें जो जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे एंड दीज आर 15 क्वेश्चंस एंड गाइज जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम पैटर्न में आते हैं उन तरीके के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की गई है और वहीं से ये क्वेश्चन डराइव्ड किए गए गाइज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक बहुत ही कॉमन सी बात होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोटिक्स, क्योंकि जो पहले ओरिजिन हुई तो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और बाद में जो इवॉल्व हो गए, डेवलप हो गए, एडवांस हो गए, उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। अब उनमें भी प्रोकैरियोटिक में भी एक लार्ज स्पेक्ट्रम, एक लार्ज वेराइटीज़ है, तो उसमें भी सबसे सिंपल और सबसे कॉम्प्लेक्स दो बातें आ जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन एग्जाम में दिए गए हैं वो देखिए क्या है, गैमीट्स, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कभी जल्दी में हैप्लाइड ना हो, टिक कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई थोड़ा ध्यान रखें। देखिए गैमीट तो दोनों जगह बनते हैं, इनका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के तात्पर्य से कोई भी कंसर्न है ही नहीं, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ की बात कर सकते हैं, ये हाँ आ सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा थर्ड रेड एल्गी। देखिए हमने बताया था साइनोबैक्टीरिया या सॉरी एल्गी के 11 क्लास हमने बताए थे आपको, जो फिर इसका क्लासिफिकेशन है 1935 का, उसमें से केवल एक क्लास है जो प्रोकैरियोटिक्स है, उनका नाम था साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। बाकी जो बचे हुए 10 क्लासेस थे वो सब आपके यूकैरियोटिक थे, चाहे वो डाइनोफिलेट हो, चाहे डेस्मिट्स हो, चाहे रेड ब्राउन, कोई भी एल्गी हो, बट ठीक है सभी आपके यूकैरियोटिक हो गए। अब साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक तो है, बट आंसर जो है वो आपको देना है कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक में सबसे कॉम्प्लेक्स, मतलब जस्ट कहना चाहिए बहुत ज़्यादा अगर कहें तो एडवांस जो आपके यूकैरियोटिक हैं उनके पास, उनके थोड़ा सा मतलब उनसे सिमिलरिटी शो करता है। कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस तरह सिमिलर करेक्टर रखने वाला। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका साइनोबैक्टीरिया ही है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी जो होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही होते हैं। नाउ दी यूकैरियोटिक डीएनए सिंथेसिस जो होती है, मतलब डीएनए सिंथेसिस होती है कंटिन्यूसली। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के साथ जो डीएनए कंटेंट होता है वो भी डिवीजन होता है, क्योंकि उसे भी डिवाइड होना है इन डिफरेंट, अगर माइटोसिस है तो 2 पार्ट्स में और मियोसिस है तो 4 पार्ट्स में। तो जो डीएनए सिंथेसिस होती है यूकैरियोटिक में वो किस तरह की प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, बहुत या सेमी बाई डायरेक्शनल है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, इन फॉलोइंग बेसिक डाई यूज टू स्टेन क्रोमोसोम्स। देखिए इससे पहले मेरा एक लेक्चर था, मैंने उसमें सभी डाई और कुछ वैरायटी के बारे में टाइटल दिया था। अब मैं एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है कि कौन सी डाई क्रोमोसोम को कलर करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रोटीन को डाई करने के लिए, फंगल स्पोर को डाई करने के लिए, एनिमल सेल न्यूक्लियस को डाई करने के लिए, आरबीसी सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को डाई करने के लिए, इंक्लूडिंग हमने एनिमल स्टार्च को डाई करने के लिए और माइटोकॉन्ड्रिया को डाई करने तक के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइज के 7 क्वेश्चन बताए थे। बट क्रोमोसोम को डाई करने का वाला क्वेश्चन था उसमें मिस हो गया था गाइस, तो इसे मैंने यहाँ पे लाया है कि क्रोमोसोम को जब हमें कलर करना होता है, स्टेन करना होता है, तो हम कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्सिन एंड गेजमा, जो कि वहाँ पे एब्सेंट थे, दोनों थे ही नहीं, इनके बारे में बात नहीं करी। बट हाँ मिथाइलिन ब्लू वहाँ पे था गाइस, और मिथाइलिन ब्लू जो था वो किस तरीके की मतलब काम करता था, तो गाइस ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो आपकी ए और बी में जो ऑप्शंस हैं ऑर्सिन और गेजमा, ये दोनों गाइज आपको क्रोमोसोम को डाई करने के लिए यूज़ किए जाने वाला कलरिंग मटेरियल है, डाई है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। आपको दोनों ध्यान रखना है, ऑर्सिन एंड गेजमा, ये दोनों आपको क्रोमोसोम बेसिक डाई होती है, क्रोमोसोम को कलर करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे पहले जो हमने बताया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैलाकाइट ग्रीन उसमें बताई थी जो स्पोर्ट्स को डाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने एक मिथाइलिन ब्लू बताई थी जो एनिमल सेल न्यूक्लियस को, और एक आपको बताई थी यूसिन जो आरबीसी सेल मेम्ब्रेन वगैरह को, कार्माइन बताई थी जो एनिमल स्टार्च को, फुसिन बताई थी जो माइटोकॉन्ड्रिया को करने के लिए यूज़ करी जाती है। आप लेक्चर देखें पूरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रेडियो माइमेटिक एजेंट्स इंक्लूड। गाइस देखिए जो हमारा जो सिलेबस है उसमें आपका जो म्यूटेशन और वेरिएशन वाला चैप्टर है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है जो हमारा आपको स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ रेडियो माइमेटिक एजेंट। देखिए जैसे आपने देखा था कि जो हमारा एक्स्ट्रा कुछ एक्स रेज होती हैं जो म्यूटेशन काज कर सकती हैं, इंड्यूस कर सकती हैं, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है कि रेडियो माइमेटिक जो सबस्टेंस होते हैं, कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जैसे कुछ हम केमिकल हमारी बॉडी में किसी फूड मटेरियल के थ्रू चले जाते हैं,
एक होता है कि जो फिजिकल होते हैं, जो हमारे सनलाइट या डिफरेंट तरीके के जो रेडिएशंस होते हैं उनसे क्रिएट होती हैं प्रॉब्लम, हमारे क्रोमोसोमल जो होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये हमारी चाहे सोमेटिक सेल के क्रोमोसोम हो या जेनेटिक सेल के क्रोमोसोम्स हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसी तरीके से रेडियोमाइमेटिक आर सब्सटेंस दैट कैन एबल टू क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन द फार्म ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या घट जाना, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं वो। तो ये वही सब्सटेंस होते हैं दैट हैव कैपेसिटी लाइक दैट एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट सी, इस तरीके की एक्टिविटी। तो ये सब्सटेंस जो होते हैं रेडियोमाइमेटिक, उनकी लिस्ट है ये, और ये करेक्ट आंसर है आपका ई। इसमें आपका मस्टर्ड गैस, फिनॉल्स, बीफिनॉल नहीं फिनॉल है सिंपल, और डाई एपॉक्साइड्स और पायरमेडिन जो आपका होता है ना, डीएनए में हम पढ़ते हैं पायरमेडिन और पायरमेडिन, तो पायरमेडिन के एनालॉग्स ये सब क्या होते हैं, ये रेडियोमाइमेटिक सब्सटेंस में इंक्लूड करे जाते हैं गाइस। करेक्ट आंसर आपका ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आपको देखा होगा एवोल्यूशन वाले पार्ट से है ये जो चैप्टर है एवोल्यूशन, जिसमें आपका ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज डार्विन, लैमार्क और ये बात करते हैं, उसी से रिलेटेड है। कि आपने सुना होगा जो डार्विन ने जो अपने वॉयज पे वो एक यात्रा पे गए थे, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड जो कि साउथ अमेरिका में है, जिसे लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी बोला जाता है, वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा था किस तरीके से जो फिंचेस थी, जिन्हें डार्विन फिंचेस कहते हैं, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रही थी, कई तरीके से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रही। तो उन्होंने एक टर्म दिया था एडाप्टिव रेडिएशन। उसी तरीके से आपने दूसरी जगह पढ़ा होगा, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वेरिएशंस होते हैं फिजिकल, जो अर्थ पे दो स्पीसीज रह रही हो, बीच में कुछ अचानक रिवर का फॉर्मेशन हो जाए या फिर कोई माउंटेन क्रिएट हो जाए बीच में, तो उस कंडीशन में भी देखते हैं कि एक लॉन्ग टाइम तक जब दो सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स में रिप्रोडक्शन ना हो पाने कंडीशन में नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उनके लिए दो टर्मिनोलॉजी होती है, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है एडाप्टिव रेडिएशन में और स्पेसिएशन में, बट दोनों का टारगेट एक ही है। टारगेट क्या है कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द रूट ऑफ एवोल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द रॉ मटेरियल, जो होता है वेरिएशन जिन्हें, ठीक है। तो वेरिएशन के बेस पे इन मोड के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाना, उनके लिए टर्म होते हैं एडाप्टिव रेडिएशन एंड स्पीसीज। सो करेक्ट आंसर है आपका सी। कहने का मतलब है दो, इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो एडाप्टिव रेडिएशन भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है और स्पीसीएशन भी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना है। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर यू काज्ड ए रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एरर्स इन द मियोसिस। देखिए गाइस, हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मियोसिस का मतलब होता है जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमारे बॉडी में गैमीट्स बनते हैं, हमारी जो सेल्स होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट वो बनती हैं, ठीक है। तो मियोसिस के टाइम जो एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, उस टाइम घटनाएं जैसे कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, जैसे हमारी ये क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, तो 44 एक से होते हैं और दो लास्ट वाले कैसे होते हैं एक्स वाई। तो जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, जो ऑटोसोमल होते हैं और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि कोई क्रोमोसोम टूट के अलग हो जाए तो हमारे कितने रह जाएंगे 45 जगह 45 रह जाएंगे। कभी क्या होता है कि 46 में एक ऐड हो जाए तो कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे। तो ये सब भी कहलाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कहलाती है। तो कहें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर काज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एरर्स इन मियोसिस, मतलब मियोसिस के टाइम जो एरर्स होते हैं और एज अ रिजल्ट की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होते हैं, और उनका रिजल्ट क्या होगा जो डिफरेंट टाइप की बीमारियां जिन्हें हम सिंड्रोम्स बोलते हैं वो क्रिएट हो जाएं। तो उसमें आपका सबसे फेमस जो है गाइस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो मियोसिस के दौरान होती हैं वो ये सभी होती है, जिन्हें बहुत ही कॉमन है गाइस आपके सिलेबस में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब इनका थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है गाइस, जो हमारा 21 क्रोमोसोम होता है जो सोमेटिक में आएगा, क्योंकि ये तो 23 वाला होता है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ 46 तो हमारे पास होते हैं, एक और ऐड हो गया तो कितने हो गए 47 हो गए, मतलब इसमें एक एडिशन हो गया, ठीक है। ऐसी टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है 46 होते हैं, देखिए 45 और एक्स 46, तो इसका जो जीरो वाला होता है ना 46 होते, तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है कि 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बाई है, ये जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 45, ये रह गए इस तरीके से 45 और एक जीरो, ठीक है। तो ये क्या इसमें मिसिंग हो गया, एक बाई क्रोमोसोम ही हट गया, तो ये टर्नर क्रोमोसोम कहलाता है, वो सिंड्रोम कहलाता है। इसी तरीके से क्लेनफेल्टर में क्या होता है, ये मेल जिसमें 2x क्रोमोसोम, मतलब ज़्यादातर उसमें x क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, तो इस तरीके से क्लेनफेल्टर, ये सभी जो है गाइस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है और अकर्स ड्यूरिंग दी मियोसिस के टाइम ये सब होती हैं, और इनका रिजल्ट क्या होता है डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स क्रिएट हो जाते हैं इन ह्यूमंस में। तो इनके नाम है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये सभी इसी तरीके की इवेंट से, या जैसे कहना चाहिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यूरिंग दी मियोसिस की वजह से होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन इन टर्म्स ऑफ
इट्स काज ऑफ ओरिजिन। देखिए बड़ा अच्छी बात है गाइस, अभी हमने आपको बताया पूरा, इसलिए हमने उसे एक्सप्लेन करा था। इन तीनों का काज एक ही है, क्या? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी ड्यूरिंग दी मियोसिस। और जबकि ये वाला जो है हंटिंगटन डिजीज, ये जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें गैमीट के फार्मेशन के टाइम जो होता है गड़बड़ हो जाती है। कहने का मतलब ये इनकी ओरिजिन और इनकी ओरिजिन में डिफरेंस होता है। ये सिंड्रोम्स और ये डिजीज, सिंड्रोम्स होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीज, और डिजीज पर्टिकुलर एक डिजीज थोड़ा सा स्मॉल, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। हंटिंगटन डिजीज, जिसमें कहा जाता है इन दोनों का मतलब डाउन टर्नर और क्लिफेंटन की होने की वजह एक है और हंटिंगटन डिजीज की होने की वजह एक है। तो कहने का मतलब जो काज ऑफ ओरिजिन के टर्म्स में बात करें तो जो ऑड वन है वो हंटिंगटन डिजीज होता है गाइस। करेक्ट आंसर डी। ना क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें मैंने इस क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करी जिससे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए LHON, ठीक है, एक टर्म है ये, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये? एक बीमारी का नाम है, एक सिंड्रोम का नाम है। इज ए सिंगल जीन माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिंड्रोम। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखें, क्या है? सिंगल जीन, डबल जीन नहीं है, सिंगल जीन। एक क्वेश्चन ध्यान। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिंड्रोम। ये इसका संबंध किससे? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी की डिफेक्ट हो जाती है, हमारी सेल की माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्ट हो जाती है इस प्रॉब्लम में। मोस्टली अकर्स इन फीमेल, और मोस्टली कहाँ पे होता है? फीमेल में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो ट्रांसफ़र होगा अपने बच्चों में करेंगी वो मैटरनल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है? पूछा केवल ये गया है कि LHON जो है इसका फुल फॉर्म रियल में क्या होता है, सही बात क्या है इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, आई से प्रॉब्लम होती है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की जो होती है उसमें जो एक एंजाइम्स होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उसे एनर्जी नहीं मिल पाती, उसकी वजह से हमारी आई में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर होती है, अगर माँ को हो गई तो उसके बच्चों में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो लॉन्ग लाइन एक्सल, इसका मतलब है लेबर। ठीक है, लेबर हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, LHON। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। और जो इसकी अलग बातें थी वो भी आप ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। देखिए दो बातें होती हैं, किसी चीज़ के लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो, किसी चीज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कैंसर होता है गाइस, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब जाकर डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ ऐसा नहीं कि छोटी सी कोई बात हो गई डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ पूरी बॉडी की तुम्हारी कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम, मतलब मल्टी फैक्टोरियल। और दूसरा एक टर्म होता है पॉलीजेनिक, मतलब एक जीन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जीन है, पॉलीजेनिक। ये दो तरह की कंडीशन इसमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब बीमारी समझ लें हिंदी में। तो साइजोफ्रेनिया में देखो ब्रेन की बीमारी होती है। हेमोसेक्सुअलिटी, हम लोग तो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, हम शादी किससे करते हैं? मेल फीमेल से करते हैं, फीमेल के साथ सेक्स करते हैं। और होमोसेक्सुअलिटी का मतलब कि फीमेल फीमेल के साथ और मेल मेल के साथ। ये वाला जो प्रॉब्लम होती है ये भी मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, इंटेलिजेंस, किसी चीज़ का इंटेलिजेंस होना एक करेक्टर नहीं है, किसी एक जीन से कंट्रोल नहीं होना कि वो जीन एक्टिवेट हो गया तो हम इंटेलिजेंस होगा, और वो जिस एक्टिवेट हो गया तो हम मतलब पागल हो गए, समझ सकते ना। इंटेलिजेंस भी आपके आप में एक मल्टी फैक्टोरियल मतलब प्रॉब्लम है। मतलब जो भी इंटेलिजेंस डिसऑर्डर का मतलब कि कोई इंटेलिजेंस है तो उसके लिए मल्टी फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ए पर्टिकुलर सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैंसर भी डायबिटीज़ की तरह मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका है E 9। ये ध्यान रखने से भी मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं फिर से एक बार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। फिर से एक बार हमने वही बात करी, कुछ और आपको बताने की कोशिश करी है, जैसे और बहुत जनरल बातें हैं गाइस। देखिए डायबिटीज़, बाल्डनेस, मेल इनफर्टिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का हम जो बात बताना चाह रहे हैं कि इसमें से गाइज आपका आंसर क्या हो सकता है। इसमें आंसर देखें, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर। देखिए गंजापन जो होता है जैसे हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, 44 प्लस 44 प्लस XY होता है। तो ये जो हमारा इसके जो गंजापन जो होता है ना गाइज, बाल्डनेस, उसके जिन बाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, केवल बाई। अगर बाई क्रोमोसोम में डिस्टर्बेंस हो गए तो हम गंजे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर में नहीं आएगा। इसी तरीके से मेल इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई मेल, कोई लड़का है मेल कैंडिडेट, वो अनेबल या अनकैपेबल टू दी प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है। तो ये कोई बहुत सारे फैक्टर की प्रॉब्लम नहीं, केवल उसका जेनेटिक प्रॉब्लम से किसी एक फैक्टर, उसका जो क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब है और उसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम है गाइस। तो यहाँ पे जो मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है वो केवल डायबिटीज़ है गाइस, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। डायबिटीज़ जो है मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। सेक्स लिंक्ड, देखिए 44 प्लस XY, इन क्रोमोसोम से जो प्रॉब्लम रिलेटेड होती है उन्हें हम बोलते हैं सेक्स लिंक। ये तो ऑटोसोमल होते हैं। तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरा रिसेसिव है कि मतलब दोनों क्रोमोसोम पर ना हो, किसी एक क्रोमोसोम पर ही प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डायबिटीज, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ द अबव। गाइस ये सभी प्रॉब्लम जो है रिसेसिव डिसऑर्डर में आती हैं। ये मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब दिखाई नहीं देती ऊपर से। जैसे कोई डायबिटिक पर्सन है, मैं डायबिटिक हो सकता हूँ तो क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, आपके घर में डायबिटीज़ है कोई, ये रिसेसिव दिखाई देते, मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया है, किसी को मतलब ब्लड
निकलने के बाद कभी रुकता नहीं है, ठीक है, तो हीमोफीलिया कहते हैं उसे। कि नॉर्मली रक्त का थक्का होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग 2 से 30 मिनट में हो जाती है, बट नहीं होती किसी की, तो हीमोफीलिया। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, जब ये उसके बाद कोई उसके वुंड बने, कोई घाव, कोई चोट लगेगी बॉडी पे उसके, तब उसे एहसास होगा कि आई एम, मतलब ये, मतलब हमें एहसास होगा कि हमारे साथ वाला जो बंदा है वो हीमोफीलिक है। उससे पहले तो नहीं हो सकता। तो ये कैसे रिसेसिव है, प्रॉब्लम उन्हें है मगर हम उन्हें देख नहीं सकते। जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तभी हम उन्हें देख पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस की रात में अंधापन जिसे कहते हैं, तो वो भी ये कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, जैसे कहते हैं ना, इस बीमारी के जो कैंडिडेट होते हैं वो ड्राइवर वगैरह नहीं बन सकते। तो ये भी स्पेसिफिक कंडीशन है कि भाई कोई कंडीशन ऐसी आती है तब हमें अपेयर होता है कि यू आर कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट। ओके, तो ये डी ऑप्शन सही है यहाँ पे कि जितने भी हैं रिसेसिव सेक्स से रिलेटेड है, हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम पे है ये, और मगर रिसेसिव है, ये पता नहीं चलते। नाउ अब एक काफ़ी अच्छा है, बार म्यूटेशन होता है ड्रोसोफिला में, और क्रिसमस डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स में। तो ये किस तरीके की बीमारियाँ हैं? एक्स लिंक्ड, बाई लिंक्ड, मतलब इसमें दो बातें करेंगे रिसेसिव के साथ, एक्स लिंक्ड, बाई लिंक्ड, और दोनों के मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव है। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है बी, ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड। और आपकी कैसी हैं? रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ये ध्यान रखना है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं ये, बार म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला और क्रिसमस डिजीज। ना क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी फैबिज्म। देखिए फैबिज्म का जैसा नाम है गाइस, आप उसे थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगी, हमारा एक बॉटनी प्लांट होता है जिसे हम फैबिया बोलते हैं, फैबिया, ठीक है, फैबिया इस तरीके से, बिसिया फैबा बोलते हैं, स्पीसीज होती है गाइस, थोड़ा सा मैं इस तरीके देखिए, ये प्लांट होता है बिसिया फैबा, फावा, ये सुना होगा आपने, ठीक है, एक मतलब दाल होती है हम खाते हैं। अब फैबिज्म जो डिजीज़ है उसके बारे में सुनिए, मल्टी फैक्टोरियल और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है गाइस, ये मल्टी फैक्टोरियल और पॉलीजेनिक हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स है, मतलब ट्रांसफ़र भी होती है, मतलब किसी अगर पेरेंट्स को है, मतलब उसके बाप को, तो उसके बच्चों में चली जाएगी, ठीक है, फादर टू चिल्ड्रंस। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है कि फैबिज्म काज बाई इंजेक्शन ऑफ बीन्स। अगर ये बिसिया फैबा खाते हैं, इसमें कुछ केमिकल हो जाते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस देखे गए हैं। तो फैबिज्म इज काज्ड बाई इंजेक्शन ऑफ बीन्स, बिसिया फैबा, ठीक है। नाउ कैंडिडेट हैव डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें होता क्या है इस डिजीज में? इस डिजीज में जब हम ये कोई लेग्यूम खा लेते हैं, ये वाली जो बीन्स होती है, तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन, बहुत ही कॉमन सा एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस में आपने इसे देखा होगा। और ये एंजाइम जो होता है एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होता है, और आरबीसी में भी ग्लाइकोलिसिस होती है, क्योंकि आरबीसी भी सेल है। तो होता क्या, जब ये एंजाइम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो आरबीसी जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, आरबीसी को एनर्जी नहीं मिल पाती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फैबिज्म बोलते हैं। और फैबिज्म की वजह क्या है? ये पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टोरियल है, बिसिया फैबा की खाने से ऐसा हो सकता है। और इसमें होता क्या है, जो आपका एंजाइम्स होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंजाइम से आरबीसी के अंदर या कोई भी सेल हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है फैबिज्म के बारे में करेक्ट है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखें इसे ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, तो जेनेटिक डिजीज़ इन ह्यूमन इंक्लूड। देखिए जेनेटिक डिजीज़ कौन कौन, जेनेटिक का मतलब ये जेनेटिक्स डिजीज, उनका कोई इलाज में मतलब हम दवाई मेडिसिन वगैरह से नहीं कर सकते। ये चारों डिजीज़ आपकी जेनेटिक डिजीज हैं, पहले ये समझें बात को। जैसे फाल्कोनी एनीमिया, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, हम देखा होगा, जो कहते हैं ना सूरजमुखी जो हम बोलते हैं, बॉडी उनकी सफ़ेद हो जाती है। और एटाक्सिया टेंगलेटिया और ब्लूम सिंड्रोम, ये सभी गाइस बहुत ही कॉमन सी जेनेटिक डिजीज है, ध्यान रखना है इन्हें। FXAB करके बोला जाता है इन्हें। तो ये सब आपकी जेनेटिक डिजीज हैं गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका ई। एंड लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्लेफ्ट पैलेटी। देखिए जैसे हम बोलते नहीं गाइस, तालू में जो कौवा होता है हमारे मुंह के अंदर, तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो माउथ होता है, और ये बर्थ कंडीशन होती है, बच्चों को शुरू से ये ऐसा होता है, उसका ऑपरेशन करके उसी टाइम सही कर दिया जाता है। बट जो हमारे मुंह की जो माउथ होती है, रूफ होती है, रूफ ऑफ माउथ, उसमें होता है हकलापन, इससे होता है, आवाज़ नहीं निकलती। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम है, मतलब सिंगल जीन डिसऑर्डर है, पॉलीजीन डिसऑर्डर है, बोथ नन ऑफ दी अबव गाइस। तो करेक्ट आंसर है बी, ये भी पॉलीजीन डिसऑर्डर है। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, ठीक है। तो ये हकलापन कोई एक करेक्टर नहीं है कि कोई हम जीन उसका निकाल के सही कर दे, इट इज़ ए पॉलीजीन या पॉलीजेनिक डिसऑर्डर होता है। कलेक्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ जाता है नाउ। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।